गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर इमरान सर के सामने आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत है और इस्तकबाल है। और हम लोगों ने आर्टिकल 72 तक पढ़ लिया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, आपकी पढ़ाई निरंतर आगे बढ़ रही होगी और आप लोग इंतज़ार भी कर रहे होंगे अगले आर्टिकल का। और हम एक ही क्रम से आर्टिकल में आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 52 से लेकर आर्टिकल 72 तक मैंने डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 72 को बहुत विस्तार में पढ़ाया गया क्षमादान में। ऐसे बच्चे जो इस वीडियो से पहली बार जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे प्लेलिस्ट में जाएं, उनको पिछले तीनों वीडियो मिल जाएंगे। अगर उन 3 वीडियोज़ को पहले देख करके फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके आगे। आर्टिकल 72 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम सीधा आर्टिकल 80 की स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 80 में सामान्य सी बात है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। एक आर्टिकल ये है प्राय जो पूछा जाता है, उसका डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन किया जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला इत्यादि के क्षेत्र से होते हैं। नोट, और कभी कभी क्वेश्चन और बनता है इसलिए मैंने यहां नोट में मेंशन किया है। एक बार मैं फिर से यहां स्टार लगा दे रहा हूं। यही मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में हिस्सा नहीं लेते हैं। आर्टिकल 54 याद करिए दोस्तों। आर्टिकल 54 में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हिस्सा नहीं लेता है। और यही बात आपको यहां याद रखनी है कि आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते, अर्थात वह राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। इतना ही दोस्तों हमें समझना है आर्टिकल 80 में, इसे आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे यहां। अब हम एक आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण आर्टिकल है। वैसे आर्टिकल 80 के बाद सीधा हमें पढ़ना था आर्टिकल 108, जिसमें राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन है। लेकिन राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन को समझने से पहले राष्ट्रपति का वीटो पावर आपको समझना होगा, विधेयक कैसे अधिनियम बनते हैं इसको समझना होगा, तब उससे आप समझ पाएंगे। इसलिए मैंने पहले आर्टिकल 111 अर्थात राष्ट्रपति के वीटो पावर का डिस्कस पहले करेंगे और बाद में पढ़ेंगे आर्टिकल 108। आइए इसके आगे देखते हैं आर्टिकल 111। यह है दोस्तों आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे, बहुत कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमसे, अभी पेंसिल, पेन या कॉपी नहीं लिए हैं, वो कॉपी और पेन निकाल लें ताकि चीजों को अच्छे से नोट्स कर सकें, सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें, ताकि दोबारा आपको फिर से राष्ट्रपति का वीटो पावर न पढ़ना हो। और इस वीटो पावर को मैंने पूरे विश्व की तुलना के साथ पढ़ा है ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में कोई आपको समस्या ना आए। आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के वीटो पावर का प्रावधान है। एसएससी का पहला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का वीटो पावर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? आर्टिकल 111 में। सबसे पहले समझते हैं कि सर ये वीटो का अर्थ क्या होता है। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना या रोकना। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मना करना या रोकना। इसीलिए कहा गया कि अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई है। अब राष्ट्रपति को वीटो पावर से संबंधित पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। वैसे हम लोग जब विधायिका पढ़ेंगे तो वहां विधेयक के संबंध में जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो वहां सारे डिस्कस होंगे, लेकिन इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, वो आप समझ लीजिए। दोस्तों जब कभी भी संसद में कोई विधेयक आता है, जिसे इंग्लिश में बिल कहते हैं, वह अधिनियम तब तक नहीं बनता कि जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है। कोई भी विधेयक संसद में लाया जाता है, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है, उसके पश्चात जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर उस पर नहीं हो जाता है तब तक वह अधिनियम नहीं बनता है। और इसी अधिनियम के बनने के संबंध में जब दोनों सदनों के द्वारा कुछ सारे विधेयक पारित हो जाते हैं और पारित होने के पश्चात जब वह राष्ट्रपति के पास जाते हैं तो राष्ट्रपति को इसके संबंध में निम्नलिखित कुछ शक्तियां दी गई हैं। और ये शक्तियां क्यों दी गई, ऐसी कौन सी वजह हमारे संविधान में आई, कौन सी परिस्थिति आई कि राष्ट्रपति को हमारे संविधान में आर्टिकल 111 के तहत वीटो की शक्ति देनी पड़ी। हर चीज को हम जिसको पढ़ेंगे हम पहले समझें उसकी उपज कहां से हुई,
कौन सी ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हुई जो इसका प्रावधान हमारे संविधान में करना पड़ा? आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति दो कारणों से दी गई है। पहला कारण, यदि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही हो जो संविधान के मूल संविधान भावना के विपरीत हो, तो ऐसी दशाओं में राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई है। क्यों? कि मान लीजिए जल्दबाजी में विधायिका का तात्पर्य यहां दोस्तों है लेजिस्लेचर होता है इंग्लिश में इसे, इसका मतलब हुआ संसद, और संसद का तात्पर्य हुआ लोकसभा और राज्यसभा, और लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यदि कोई ऐसा विधेयक पारित कर दिया गया है जो संविधान के मूल भावना के विपरीत हो, इसका मतलब यह हुआ अगेंस्ट टू लॉ हो, विधि सम्मत ना हो, ऐसे विधेयकों को बनने से रोका जा सके, इसीलिए राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति दी गई। पहला कारण यह है राष्ट्रपति को वीटो शक्ति देने का। दूसरा कारण दोस्तों, यदि विधायिका का मतलब लेजिस्लेचर, संसद, राज्यसभा और लोकसभा ने जल्दबाजी में कोई कानून पारित कर दिया हो तो उसे रोका जा सके। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, संसद के द्वारा अर्थात विधायिका के द्वारा कुछ कानून इस तरीके से पारित कर दिया जाता है जिसमें सही से हर पक्षों पर सही से विचार विमर्श नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही विधेयक पारित हो गया और वह हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास गया, तब हो सकता है इस चीज का उनको एहसास हो कि हमने विधेयक में कुछ गलती कर दी है, या उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता रह गई है, या उसमें कुछ पक्षों में हमने विचार विमर्श सही से नहीं किया है, तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति बनी रहे कि उस विधेयक को जिसका निर्णय जल्दबाजी में किया गया है उसको विधेयक बनने से या एक्ट बनने से या अधिनियम बनने से रोका जा सके। और यही दो कारण है दोस्तों जिसकी वजह से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बिल्कुल इसकी पृष्ठभूमि को समझ चुके होंगे। ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहीं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति को हमारे संविधान में वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में और अच्छे से नोट्स बना सके इसका। आगे चलते हैं। अब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। वनडे एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा जटिलता आपको लग सकती है, ये इस लेवल पे हमें पढ़ाई करना होगा, लेकिन करना है दोस्तों। अगर हमें कंपटीशन को बीट करना है तो करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन को क्वेश्चन को उठा के देखिए, जो आज से 10 साल पहले पीसीएस के क्वेश्चन होते थे, आज वो रेलवे के ग्रुप डी में आते हैं दोस्तों। हमारे परीक्षा की प्रणाली बदली है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बदले हैं, तो हमको अपने पढ़ाई का तरीका भी बदलना होगा। हमें यह नहीं सोचना है कि हमें यह नहीं पढ़ना है, ये बड़े एग्जामिनेशन के नहीं, कोई भी बड़े एग्जामिनेशन का टॉपिक क्वेश्चन आपके छोटे एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। इसलिए हम पूरे विस्तार से पढ़ेंगे ताकि वीडियो को देखने के बाद, टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई भी हमारे मन में थोड़ा सा भी शंका न रह जाए, इस टॉपिक में हमें कोई भी समस्या या कोई भी कंफ्यूजन या डाउट बना हुआ है। तो आइए इस पूरे वीडियो को समझने के लिए आपको हम समझाते हैं कि विश्व में विभिन्न प्रकार के कितने वीटो हैं। तो पूरे विश्व में निम्नलिखित 4 प्रकार के वीटो हैं। मैंने वीटो को इधर लिखा है, उस वीटो का अर्थ क्या होता है मैंने बीच में लिखा है, और उसके उदाहरण के तौर पर किस किस देशों में प्रायः शुरुआत की गई इसकी, या कहां कहां के राष्ट्रपति इसका प्रयोग करते हैं, वो मैंने यहां लिखा है। पूरा इसको आप अच्छे से समझिए, बाद में आपको मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, इसका आप नोट्स बनाइएगा, 2 बार रिवीजन करिएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिएगा। आप पाएंगे कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन, इवन यूपीएससी तक का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, भले ही यह तैयारी आप ग्रुप डी का कर रहे हैं। आपका खुद हौसला बढ़ेगा कि जब यूपीएससी का लेवल यहीं तक होता है तो क्यों ना हम और बड़ी परीक्षाओं का हिस्सा बने। आप मेहनत करिए, आपसे सब कुछ होगा। पहला टॉपिक, पहला वीटो पूरे विश्व में है निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो। समझिएगा दोस्तों, निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो का मतलब होता है एब्सोल्यूट वीटो। इसका मतलब क्या हुआ, यदि दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित करके कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उसे पूर्णतः समाप्त कर दे, तो कहा जाएगा राष्ट्रपति ने निरपेक्ष या आत्यांतिक या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया है। जैसे मैंने यहां सामान्य भाषा में लिखा है कि वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूर्णतः समाप्त किया जा सके, ऐसे वीटो को कहा जाता है कि निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ, यदि कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित किया जाता है और राष्ट्रपति उसे पूर्णतः समाप्त कर देता है, और यह पूछा जाए परीक्षा में यह किस प्रकार का वीटो कहलाएगा, तो यह निरपेक्ष या आत्यांतिक वीटो कहलाता है। और इसकी शुरुआत ब्रिटिश सम्राट के पास है। इसका मतलब ब्रिटिश सम्राट
किस शक्ति का प्रयोग प्रायः करते हैं। अभी आगे हम समझेंगे कि पूरे विश्व में जितने वीटो हैं उसमें से किस किस वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति करता है, उसको अभी आगे जस्ट हम समझेंगे। पहले विश्व में जितने प्रकार के वीटो हैं उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, विशेषित वीटो। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंड्स क्वालिफाइड वीटो। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी वीटो शक्ति जो विधायिका द्वारा विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सके उसे कहा जाता है क्वालिफाइड वीटो। मतलब जब ये आगे आपको विधेयकों के संबंध में विस्तार में पढ़ाएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि जब कभी भी कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं, या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, या तो पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर दे, या तो उसे अपने पास असीमित समय से रोक ले। तो जब कभी भी राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस करता है अर्थात संसद को वापस करता है तो संसद ऐसी वीटो शक्ति को जो विधायिका द्वारा विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सके, मतलब पुनर्विचार के द्वारा उसे वापस करके राष्ट्रपति ने उस विधेयक को रोकने से मना करने का प्रयास किया, उसे बनने से रोकने का प्रयास किया, और ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति और संसद ने क्या कर दिया? विशेष बहुमत से उसे खारिज कर दिया। इस प्रकार के राष्ट्रपति को वीटो को कहा जाता है विशेषित वीटो, और इसे ही बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो। दोस्तों यहीं पे याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे वीटो की शक्ति नहीं प्राप्त है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है? तो विशेषित वीटो अर्थात क्वालिफाइड वीटो की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इसका उदाहरण देखने को मिलता है हमें अमेरिका के राष्ट्रपति का वीटो। अमेरिका के राष्ट्रपति का वीटो इस प्रकार है जहां पे विशेषित वीटो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, निलंबनकारी वीटो, जिसका तात्पर्य होता है सस्पेंसिव वीटो। आइए सबसे पहले समझते हैं सस्पेंसिव वीटो क्या होता है। ऐसा वीटो जिसे विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सके उसे कहा जाता है निलंबनकारी वीटो अर्थात सस्पेंसिव वीटो। मतलब यदि संसद के द्वारा कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए पुनः संसद को वापस कर दे और संसद उसे साधारण बहुमत से खारिज कर दे, उसमें संशोधन करके या बगैर संशोधन किए और उसे फिर राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे ही वीटो को कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। इसे इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, और ये वीटो में सबसे कमजोर वीटो माना जाता है। सबसे कमजोर वीटो को अगर कोई पूछे निम्नलिखित वीटो में से सबसे कमजोर या सबसे कम शक्तिशाली वीटो कौन सा है, तो यही निलंबनकारी वीटो माना जाता है। और इस वीटो का प्रयोग या उसका उदाहरण फ्रांस के राष्ट्रपति का वीटो है। फ्रांस के राष्ट्रपति को इसी प्रकार का वीटो दिया गया है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति अत्यंत सीमित है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जेबी वीटो। जेबी का तात्पर्य ही है दोस्तों पॉकेट, जेब। पॉकेट वीटो का मतलब क्या हुआ, इसको पहले मैं समझा देता हूं, फिर यहां पर डिटेल में बता दूंगा। पहले बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए। हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि जब कभी भी कोई विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया न दे, क्योंकि हमारे संविधान के बेयर एक्ट में यह बात लिखी हुई है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति असीमित समय तक अपने पास रोक सकता है। और असीमित समय से तात्पर्य यह हुआ कि कोई उसकी सीमा नहीं निर्धारित की गई है, और इसी का फायदा उठा करके राष्ट्रपति असीमित समय तक किसी भी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकने की प्रवृत्ति के कारण उसे अपने जेब में डाल देते हैं और उसे हमेशा में कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा दोस्तों पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है। इसे हम कह सकते हैं इसमें कार्यपालिका प्रमुख का तात्पर्य हुआ एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रतिक्रिया जब विधेयक पर नहीं दी जाती है उसे जेबी वीटो कहा जाता है। और इसके अंतर्गत अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसे वीटो की शक्ति प्राप्त है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको विश्व के ये चारों वीटो समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, निरपेक्ष या आत्यंतिक वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इस वीटो की ऐसी शक्ति जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। दूसरा, विशेषित वीटो जो क्वालिफाइड वीटो है। यहां हमें ध्यान क्यों देना है? ध्यान इसलिए देना है दोस्तों क्योंकि ऐसा वीटो हमारे भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, और ऐसे वीटो शक्ति जो विधायिका द्वारा विशेष बहुमत से समाप्त किया जा सकता है उसे कहा जाता है दोस्तों विशेषित वीटो। उसके बाद आता है
निलंबनकारी वीटो, जिसे कहते हैं हम सस्पेंसिव वीटो, और सस्पेंसिव वीटो के अंतर्गत बताया गया कि ऐसा वीटो जिसे विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सके उसे कहते हैं निलंबनकारी या सस्पेंसिव वीटो। और सबसे लास्ट में आता है जेबी वीटो। इसका व्यवहारिक अर्थ यह होता है जब राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अधिनियम बनने से रोकना होता है तब इस वीटो का प्राय राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। क्लियर है दोस्तों? अब आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन से वीटो प्राप्त हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड है। यहां इससे पहले मैंने पूरे विश्व के वीटो से तुलना आपकी कर दी। तो भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार की, यहां आप नोट कर लीजिएगा। पहला निरपेक्ष वीटो, जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा निलंबनकारी वीटो, जिसे हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और तीसरा जेबी वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो के नाम से जाते हैं। और इन तीनों चीजों को हमने पहले ही समझ लिया है कि क्या होता है निरपेक्ष वीटो, क्या होता है निलंबनकारी वीटो और क्या होता है जेबी वीटो। लेकिन यहां से संबंधित कभी कभी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या किस राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम बार निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया गया। तो प्रथम बार इसका प्रयोग 1954 में पहली बार किया गया था। एक पेप्सू विधेयक था जो इस समय वर्तमान में हिमाचल प्रदेश या उसके आसपास के क्षेत्रों में के लिए वो जाना जाता है। उसी पेप्सू राज्य के संबंध में एक विधेयक आया था। इसके संबंध में सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे, उनके द्वारा इस वीटो का प्रयोग किया गया था। दूसरा आता है निलंबनकारी वीटो, जिसे हम सस्पेंसिव वीटो के नाम से जानते हैं। इसमें कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं बनते क्योंकि ये प्रायः राष्ट्रपतियों के द्वारा पुनर्विचार के लिए विधेयकों को वापस किया जाता है, तो यहां से कोई क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। बस इतना याद रखना है कि निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो ये भारत के राष्ट्रपति का वीटो है। भारत के राष्ट्रपति को ऐसा वीटो प्राप्त है। और सबसे लास्ट में आता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स। यहां आपको ध्यान क्या रखना है कि जेबी वीटो या पॉकेट वीटो के अंतर्गत 1986 में एक बार इसका प्रयोग किया गया है। किस संबंध में? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के आधार पर 1986 में इसका प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। वन लाइनर में आपके एसएससी में बार बार सवाल पूछा गया, एकमात्र भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था 1986 में। एक भारतीय डाक संशोधन विधेयक था, उसके संबंध में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के वीटो प्राप्त है, निरपेक्ष वीटो किसके बाद द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया, कब किया गया, और सबसे लास्ट में जेबी वीटो का प्रयोग कितनी बार हुआ और किसके द्वारा किया गया था, किस विधेयक पर किया गया था, इन सारी चीजों को आप समझ पाए होंगे। और एक बार मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसका नोट्स आपका ऑफलाइन क्लास की तरह बनता रहे। दोस्तों मेरी यही मुहिम होगी कि पूरे हिंदुस्तान में घर बैठे बच्चों के बीच जो ये थोड़ा सा संशय का भाव है कि ऑनलाइन क्लासेस में हमें वैसी चीजें नहीं मिल पाती जैसा ऑफलाइन में मिलती हैं, मैं वही कोशिश में लगा हूं कि ताकि घर बैठ के बच्चा उसी ऑफलाइन के माहौल पे सारे नोट्स को बना सके, सारे क्वेश्चन को कर सके, वैसा ही पढ़ सके ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा समय बचे और अपने सिलेक्शन के करीब जल्दी से जल्दी आसानी से वह पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। इसके बाद राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। यहां हम देखते हैं कि जब कभी भी राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास उसमें कौन कौन से वीटो प्राप्त हैं। तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा दोस्तों आपको, सर राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच सकता है क्या? ऑफ कोर्स पहुंच सकता है। कैसे पहुंचता है, किन परिस्थितियों में पहुंचता है, पहले उसके बैकग्राउंड को हम समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसी तरीके से हम यहां राज्यपाल को भी समझ सकेंगे। जैसे राज्य के विधेयक पर राज्यपाल को निम्नलिखित 4 शक्तियां प्राप्त हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 200 के तहत है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, राज्य के विधेयकों को किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। यह प्रावधान हमारे अनुच्छेद 200 में रखा गया है। जैसे राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई पारित विधेयक हो गया और वह राज्यपाल के पास गया, क्योंकि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, वह राज्यपाल होता है। इसलिए उसके पास जब यह विधेयक पहुंचता है तो उसके पास निम्नलिखित 4 शक्तियां हैं दोस्तों। आइए ध्यान से समझते हो 4 शक्तियां कौन है। पहला, वह स्वीकृति दे दे। दूसरा, वह विधेयक पर अनुमति रोक ले।
रोक सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विथ होल्ड। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, इसलिए मैं बाई लैंग्वेज पढ़ा रहा हूं, आपको कोई प्रॉब्लम वहां पे ना आए, तो वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है। दूसरी शक्ति है राज्यपाल की। और तीसरी शक्ति क्या है? यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल के पास तीसरी शक्ति यह है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित यदि विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? तो राज्यपाल पहली शक्ति है वह स्वीकृति दे दे, दूसरा है वह विधेयक पर अनुमति रोक ले, तीसरा है यदि वह धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक पर न तो राष्ट्रपति को और न ही राज्यपाल को पुनर्विचार करने की शक्ति नहीं प्राप्त है, और यदि वह धन विधेयक नहीं है दोस्तों तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जिसे हमें यहां पढ़ना है, जो आर्टिकल 200 के तहत कहा जाता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। मतलब कि उस विधेयक को वह राष्ट्रपति के पास भेज सकता है कि आप इस पर विचार कीजिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राज्यपाल हर विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है दोस्तों? तो यहां अभी उसका मौका नहीं है कि उस चीजों को यहां समझाया जाए। जब हम कभी विधेयक को विस्तार में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में विधायिका में, तो आपको हम बताएंगे वह कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रखता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। अब हमें यहां यह देखना है कि जैसे ही राज्यपाल अपनी चौथी शक्ति का प्रयोग करके किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति पर उसको कौन सी शक्ति दी गई है, और जैसे ही वह विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचा गया वही कहा जाएगा यह राज्य के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की शक्ति है। जैसे ही नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, तब जैसे ही चौथी शक्ति का प्रयोग किया राज्यपाल ने, मतलब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया, तो तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत, दोस्तों यह अनुच्छेद याद करिए, मैंने आपको शुरू से कहा प्रेसिडेंट के आर्टिकल से संबंधित एक अलग नोट्स बनाइए। जितने भी आर्टिकल्स आते जा रहे हैं उसको अलग से आप मेंशन करते रहिए, और पूरे प्रेसिडेंट पे इतनी बार हम रिवीजन कर ही देंगे आपके साथ कि सारे आर्टिकल्स आपके मुट्ठी में होंगे, दोबारा उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी। क्योंकि मैंने शुरू से कहा याद रखना, याद करना आसान है, याद रखना मुश्किल है, और हमारा चैलेंज इसी बात का है कि हमें याद रखे रहना है टिल सक्सेस, जब तक हम सफल नहीं होते हैं तब तक। आगे देखते हैं कि जैसे ही राष्ट्रपति के पास कोई राज्य का विधेयक पहुंचता है तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत, यह आर्टिकल याद रखिएगा, तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत 3 शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों। कौन कौन सी? पहली शक्ति देखते हैं, वह अनुमति दे सकता है, दूसरा वह विधेयक पर अनुमति रोक सकता है अर्थात विथ होल्ड कर सकता है, और तीसरा वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है यदि धन विधेयक नहीं है तो वह विधेयक पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर दे। अर्थात दोस्तों इसका मतलब यह हुआ जैसे ही राज्य विधानमंडल का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति, उस विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति दे दे, दूसरी शक्ति उस विधेयक को रोक ले, तीसरी शक्ति यदि धन विधेयक नहीं है तो, अगर धन विधेयक है तो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, यदि धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल को निर्देश दे कि वह पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस कर दे। इसी के आगे एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहता हूं दोस्तों आपको, यहां मैंने मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है, लेकिन इसको आप समझिए, बाकी विधायिका में हम इसका डिस्कस करेंगे। अब सवाल उठता है कि सर जब पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास विधेयक चला गया और राज्य विधानमंडल उस विधेयक पर संशोधन करके या बगैर संशोधन करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेज दे तो राष्ट्रपति क्या उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति राज्य के विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, जबकि संसद का कोई विधेयक जब पुनर्विचार के बाद उसके पास जाता था तो वह अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता था। और दूसरा एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जैसे ही राज्यपाल के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख दिया जाता है वैसे ही उस विधेयक पर राज्यपाल की शक्ति खत्म हो जाती है। जो भी निर्णय लेना होगा, जो भी डिसीजन लेना होगा, अब उसमें राष्ट्रपति ही लेगा। यही है दोस्तों राष्ट्रपति का राज्यों के विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 201 के तहत जो शक्तियां दी गई हैं, यही कहा जाता है कि राज्य के विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पूरे लेक्चर ये समझ में आया होगा। एक बार हम 5 मिनट में पूरे क्लास को फिर से रिपीट कर देते हैं।
मैंने आपसे शुरू से कहा कि हम जो भी चीज पढ़ेंगे इस आधार पर पढ़ेंगे कि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। जिस चैप्टर को पढ़ें, जिस टॉपिक को पढ़ें, हमें ये फील होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का हमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट रह ही गया तो हमारे पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, कहीं भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करिए, बताइए। कोई भी चेंजिंग हमारी पढ़ाने की शैली में आपको चाहिए उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप ही बताएंगे हम कैसा चल रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कैसा मेरा परफॉर्मेंस है, चीजें मेरी आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो आप कमेंट करिए, क्योंकि हर एक कमेंट की तरफ से मेरा अगला निर्णय लिया जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं 5 मिनट में, फिर उसके बाद आप इसको नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80। इसमें मैंने बताया अनुच्छेद 80 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला इत्यादि के क्षेत्र से होते हैं। फिर मैंने बताया कि यही वह मनोनीत व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। फिर उसके आगे मैंने बताया कि अनुच्छेद 111 में कहा यह राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति का प्रयोग आर्टिकल 111 में किया गया है, और यह शक्ति का प्रयोग इसलिए किया गया है कि यदि विधायिका के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया गया हो जो विधि सम्मत न हो, उस कानून को बनने से रोका जा सके, या फिर जल्दबाजी में विधायिका ने कोई अगर कानून पारित कर दिया हो बिना हर पक्षों में विचार विमर्श के, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सके। इसीलिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 के तहत वीटो की शक्ति प्रदान की गई है। और हमारे पूरे विश्व में कितने प्रकार के वीटो हैं उसका डिस्कशन मैंने आपको यहां किया है कि विश्व में विभिन्न प्रकार के वीटो हैं। निम्नलिखित ये 4 प्रकार के वीटो हैं। एक होता है निरपेक्ष या आत्यंतिक वीटो, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है विशेषित वीटो, जिसे हम कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। और तीसरा है दोस्तों निलंबनकारी वीटो, जिसे हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। और चौथा है दोस्तों जेबी वीटो, जिसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। इन वीटो में से क्वालिफाइड वीटो अर्थात विशेषित वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, और बाकी जो तीनों वीटो बचते हैं उसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ मैंने आपको पहले से डिस्कस कर दिया है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है कि किस किस राष्ट्रपतियों के द्वारा इस वीटो का प्रयोग किया जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार का वीटो प्राप्त है: निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। निरपेक्ष वीटो का प्रयोग पहली बार 1954 में पेप्सू विधेयक के संबंध में किया गया, और इसका प्रयोग हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में पहली बार किया गया, और एक ही बार इसका प्रयोग किया गया है, और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों उसके आगे मैंने आपको बताया कि राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है। यहां मैंने आपको राज्यपाल का भी डिस्कस कर दिया कि राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास पहुंचता है तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित 4 शक्तियां होती हैं अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। उस पर वह अपनी स्वीकृति दे दे, अपनी स्वीकृति रोक ले, यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वह सदन को वापस कर दे, या फिर उसी विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख दे। और जैसे ही वह विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है उस विधेयक पर शक्ति चली जाती है राष्ट्रपति के पास। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत उस शक्ति का प्रयोग करता है। तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत 3 शक्तियां प्राप्त हैं। कौन कौन सी? अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, और यदि धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए दोस्तों वह राज्य विधानमंडल को वापस कर सकता है। लेकिन यहीं पे ध्यान रखना है, यदि राज्य विधानमंडल ने उस विधेयक पर संशोधन करके या बगैर संशोधन किए पुनः राष्ट्रपति के पास वापस भेज दिया तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात वह अपनी स्वीकृति दे भी सकता है, स्वीकृति नहीं भी दे सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरे राष्ट्रपति का वीटो पावर और आर्टिकल 80 आपको समझ में आया होगा। और आपसे एक अपील और भी है, जब भी आप वीडियो देखें मेरे पूरे क्लास की जिस लास्ट के 5 मिनट में रहती है, क्यों? क्योंकि मैं कोशिश करता हूं जितनी चीजों को पढ़ाया हूं फिर से बच्चों के साथ में रिवाइज कर सकूं, और ये रिवीजन ही आपको परिपक्व बनाएगा, आपको मैच्योर बनाएगा। इसलिए लास्ट में आप इसलिए वीडियो मत छोड़ दिया करिएगा, जो पढ़ाया गया वही तो रिपीट कराया जाएगा, वही रिपीट ही तो हमारी मेन ताकत है, उसी के द्वारा चीजें हमारी क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक क्लास आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको क्लास समझ में आ रही हो वीडियो को लाइक करिए,
कमेंट करिए और पूरे इंडिया में शेयर करिए ताकि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और आप खूब कमेंट करिए, आपके कमेंट ही मुझे एक नई ऊर्जा देते हैं, एक नई ताकत देते हैं, जिसके तहत हम अपनी अगली रणनीति बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे सबका, और आप नोट्स बनाते रहिए। आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर के कोई भी आपको मॉडल सेट नहीं सॉल्व करना है, हमेशा प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चल सके कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं क्या हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। वैसे भी याद रखिएगा, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जैसे ही मेरा प्रेसिडेंट खत्म होगा मैं तुरंत ही आपके सामने इसका एक स्पीड टेस्ट लेकर आऊंगा, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वहां अपने आप को आप चेक करिएगा हमारे साथ कि हम 50 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन को अब सही करने पा रहे हैं सर से पढ़ने के बाद या प्रेसिडेंट को सही से पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए और अपनी मंजिल की तरफ एक कदम और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।